साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग, जो कि आपका यूनिट 7 का है और इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 यानी यूनिट 7 का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है और खाद्य प्रसंस्करण का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। ठीक है, देखिए समय आपके पास अब बहुत कम रह गया है। जैसा कि आपको पता है आपका एग्जाम 20 जून को होने वाला है। अप्रैल तो आप भूल ही जाइए, केवल मई का समय आपके पास में बचा है। ठीक है, तो समय आपके पास में अब नहीं है, अब आपको फिर से तैयारी पर लग जाना है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा चीज़ों को याद कीजिए, प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए अगर आपको दूसरों से आगे निकलना है, अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं सीधे प्रश्न नंबर 1 की ओर और सारी चीज़ें आपको समझाएंगे। कथन वाले प्रश्न किस तरह के आते हैं, तो कथन वाले प्रश्नों को भी आज हमने इसमें ऐड किया है। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए प्रश्न नंबर 1, इनमें से कौन सी खाद्य प्रसंस्करण की पूर्ववर्ती प्रक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो पूर्ववर्ती प्रक्रिया, अग्रवर्ती प्रक्रिया क्या होती है ये भी हम आपको बताएंगे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे। चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए है अनाज, ऑप्शन बी है मछली, ऑप्शन सी है फल या फिर ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो बताइए कौन सा इनमें से पूर्ववर्ती प्रक्रिया का उदाहरण है। चलिए आंसर देख लेते हैं, फिर आपको इस प्रश्न के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। देखिए सही आंसर डी यानी कि उपरोक्त सभी जो ऊपर दिए गए हैं वो सभी पूर्ववर्ती प्रक्रिया के उदाहरण हैं। अब ये पूर्ववर्ती प्रक्रिया होती क्या है तो उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए देखिए तो ऐसी प्रक्रिया जिनके उत्पादन के लिए पहले से ही सुनियोजित ढंग से योजना बनानी पड़ती है, वे सभी प्रक्रियाएं पूर्ववर्ती प्रक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे अनाज, सब्जी, फल, मांस, मछली का उत्पादन। अब देखिए अगर आपको अनाज का उत्पादन करना है, मान लीजिए आपको गेहूं का उत्पादन करना है, तो आपको सबसे पहले खेत बनाना पड़ेगा, खेत को जुताई करनी पड़ेगी, पानी भरना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसमें अनाज के बीज वगैरह डालने पड़ेंगे, तभी तो आप गेहूं का उत्पादन कर पाएंगे, है ना। सेम यही प्रोसेस सब्जी के लिए होगा और सेम यही प्रोसेस जो है फल के लिए होगा। अगर आपको फल उगाना है, सेब उगाना है, तो पहले उसके पेड़ लगाने पड़ेंगे, मतलब बीज लगाने पड़ेंगे, फिर पेड़ आएंगे, पानी वानी डालोगे तब जाकर के, तो मतलब पहले से आपको सुनियोजित ढंग से योजनाएं बनानी पड़ती हैं, तब उसका आपको फल मिलता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो क्या कहलाती हैं, सारी प्रक्रियाएं पूर्ववर्ती प्रक्रियाएं कहलाती हैं। और ये जो चीज़ें आपको दी गई जैसे कि अनाज हो गया, सब्जी, फल, मांस, मछली, इन सभी का उत्पादन जो है वो पूर्ववर्ती प्रक्रियाओं का उदाहरण है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 2, तो पूर्ववर्ती प्रक्रिया में तैयार माल को उपयोगकर्ता तक पहुंचाना कौन सी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए है अनुवर्ती प्रक्रिया, ऑप्शन बी है अग्रवर्ती प्रक्रिया, ऑप्शन सी है पश्चवर्ती प्रक्रिया या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि पूर्ववर्ती प्रक्रियाओं जो जैसे कि कोई माल तैयार हो गया है उसको उपयोगकर्ता तक पहुंचाना है, तो ये जो प्रक्रिया है वो किसके अंतर्गत आएगी। चलिए आंसर देखते हैं, फिर आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि वो अग्रवर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। अब ये अग्रवर्ती प्रक्रिया क्या होती है वो भी आपको बता देते हैं। देखिए ये दोनों प्रक्रियाएं आप समझ लीजिए, क्योंकि आपके परीक्षा में इस तरह से ही प्रश्न बन करके आएंगे, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखिए पूर्ववर्ती प्रक्रिया में तैयार माल को उपयोगकर्ता तक पहुंचाने के लिए प्रक्रिया अग्रवर्ती प्रक्रिया कहलाती है। जैसे कि आपने गेहूं उगाया, ठीक है, गेहूं आपको प्राप्त हो गया, गेहूं से आपने आटा पिसाया, आटा के बाद में आपने क्या बनाया, उसका बिस्किट बनाया, ठीक है, और उस बिस्किट को जो है उपयोगकर्ता यानी दुकानदार के पास में आपने पहुंचा दिया, तो ये क्या कहलाएगी, अग्रवर्ती प्रक्रिया कहलाएगी। यानी कि पश्चवर्ती प्रक्रिया से जो हमको माल उत्पादित हुआ है उसके आगे प्रोसेसिंग कराना, यानी कि ग्राहकों तक पहुंचाना, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, तो अग्रवर्ती प्रक्रिया कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि दूध से आपने चॉकलेट बनाई, उस चॉकलेट को दुकानदार तक पहुंचाया, मिठाई बनाई, उस मिठाई को दुकानदार तक पहुंचाया, तो यार ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, तो ये सारी चीज़ें अग्रवर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3, इनमें से कौन से कथन बिल्कुल सत्य हैं। देखिए कौन से कथन बिल्कुल सत्य हैं ये आपसे पूछे जा, तो इस तरह से ही आपसे कथन वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला कथन है, नारियल और कुछ खट्टे फलों का आसानी से संरक्षण और ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है। कथन नंबर 2 है, नारियल की खेती के बाद जमीन बंजर हो जाती है। ठीक है, तो ये दोनों कथन आपको दिए हैं और इनमें से आपसे पूछा है कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है आपसे। ऑप्शन ए है एक सही है किंतु दो गलत है, ऑप्शन बी है दो सही है किंतु एक गलत है, ऑप्शन सी है दोनों गलत हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी है दोनों सही हैं। तो बताइए कौन से कथन इनमें से सही हैं, क्या होगा इसका आंसर। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि कथन नंबर 1 बिल्कुल सही है और कथन नंबर 2 बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है आइए बताते हैं। देखिए
नारियल और कुछ खट्टे फलों को आसानी से प्रसंस्कृत और ट्रांसपोर्टेशन उनका किया जा सकता है, परंतु इनकी खेती के बाद जमीन पर कोई असर नहीं पड़ता। एग्जाम्पल के लिए आप नारियल को लीजिए, जैसे कि नारियल को आपने पेड़ों से तोड़ा तो इतना कठोर होता है, अगर वो नीचे गिर भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्रक में उसको लोड करके कहीं पर भी भेज सकते हैं आसानी से, कोई फूटने फाटने की दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरी बात वो कह रहा है कि ज़मीनें बंजर हो जाती हैं, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। चाहे आप आम की खेती कर लीजिए, चाहे आप नारियल की खेती कर लीजिए, ज़मीन पर तो कोई असर नहीं पड़ता है। ये असर तो नील की खेती के साथ में होता है। अगर आपने नील की खेती अपने खेत में कर दी तो अगले जो फसल तक के लिए आपकी खेत जो है वो बंजर हो जाता। ठीक है, तो नील की खेती कौन करवाता था? अंग्रेज करवाते थे। अब तो नील की खेती होती भी नहीं है। ठीक है ना, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। कुछ इस तरह से ही प्रश्न आपकी परीक्षाओं पूछे जाएंगे। देखिए, हम आपको सरल प्रश्नों को करा करके और जल्दी जल्दी करा करके इतना वो नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, आपको कठिन प्रश्नों से भी रूबरू होना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, तो हर एंगल से हम आपको मजबूत बनाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 4 है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो बाधा नहीं है? कौन सी बाधा इनमें से नहीं आती है, यही आपसे पूछा जा रहा है। आइए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन ए है अपर्याप्त गुणवत्ता नियंत्रण, ऑप्शन बी है उच्च पैकेजिंग लागत, ऑप्शन सी है कम मांग, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कोल्ड स्टोरेज गोदाम आदि का खराब बुनियादी ढांचा। यानी कि इनमें से कौन सी प्रॉब्लम कभी भी क्रिएट नहीं होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि कम मांग। अब देखिए पूरी चीज़ें आपको समझाते हैं। देखिए, जैसे कि आप फूड प्रोसेसिंग कर रहे हैं, अगर आपने अपनी गुणवत्ता उच्च नहीं रखी है, अपनी गुणवत्ता गिरा दी है, तो वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, तो यानी कि आपके व्यापार में बाधा उत्पन्न करेगी। दूसरी बात है उच्च पैकेजिंग लागत, कभी कभी महंगाई बढ़ जाती है तो पैकेजिंग करने में भी पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाता है, तो वो भी एक बाधा बन सकती है। उसके बाद कम मांग के बारे में बात करते हैं। डी की बात करते हैं, कोल्ड स्टोरेज गोदाम आदि का खराब बुनियादी ढांचा। मान लीजिए आपने कोल्ड स्टोरेज में चीज़ें स्टोर कर दी, लेकिन उसका ढांचा खराब है, यानी कि खराब बना हुआ है कोल्ड स्टोरेज, तो वो गिर जाएगा, तो वो भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन मांग की अगर हम बात करें कि मतलब कम मांग कभी भी नहीं हो सकती है। जैसे कि अगर आप अभी कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए आप ट्रेन में जा रहे हैं, तो क्या होगा, आपको वहाँ पर जैसे आप बैठेंगे तो आपको तुरंत चिप्स चाहिए। ठीक है, और चिप्स एक तरह का किसका उदाहरण है? तो प्रसंस्करण का ही उदाहरण है। आलू से चिप्स बनाई जाती है और चिप्स को क्या करते हैं, पैक करके रखते हैं। ठीक है, जिससे कि वो कभी खराब ना हो, तो वो भी एक प्रसंस्करण का उदाहरण है। तो और ये चीज़ें मांगे जो है बढ़ती चली जाती हैं। कभी भी जैसे चिप्स हो गया या फिर कोई भी चीज़ होगी, उसकी मांग कभी भी कम नहीं होगी। यानी कि ये एक तरह से आपका बाधा नहीं है आपके उद्योग में। बाकी के तीनों ऑप्शन जो दिए हैं आपके ए, बी और डी, ये आपके उद्योग में बाधा बन सकते हैं, लेकिन मांग कभी भी कम नहीं हो सकती है चीज़ों की। ठीक है, तो यही आपका नीचे है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में उत्पादों की मांग दिन ब दिन बढ़ती ही चली जाती है, अतः यह खाद्य प्रसंस्करण में बाधा नहीं हो सकता। ठीक है, उत्पादों की मांग कभी भी कम नहीं होगी, चॉकलेट की मांग कभी भी कम नहीं होगी। ठीक है, बिस्किट की मांग कभी भी कम नहीं होगी, हमेशा बढ़ती ही जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखिए, किसी कार्बोनेट पेय पदार्थ में स्पार्कलिंग यानी कि झाग बनाने में एजेंट के रूप में किसका यूज किया जाता है? मान लीजिए आप कोल्ड ड्रिंक खरीदने गए, ठीक है, तो कांच वाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती है, उसकी जब ढक्कन को खोलते हैं तो उसमें से गैस निकलती है ना, तो सीधे सीधे आपसे यही पूछा जा रहा है कि वो कौन सी गैस होती है जिसकी वजह से वहां पर झाग वगैरह निकलता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, घुमा करके आपसे प्रश्न पूछा जाता है। ऑप्शन है सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन बी है चीनी, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ग्लूकोज। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पेय पदार्थों में, शीतल पेय पदार्थों में भरी रहती है, जिसकी वजह से जो है झाग वगैरह निकलता है। देखिए, तो कार्बोनेट पेय पदार्थ जिसे शीतल पेय पदार्थ भी कहते हैं, स्पार्कलिंग के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्पार्कलिंग से आप समझ रहे हैं ना, मतलब कि जैसे ही आपने उसके ढक्कन को खोला तो एक तरह की झाग निकलती है, या फिर एक तरह का जो गैस उसमें से निकलती है, वो कौन सी गैस होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। ये प्रश्न नंबर 6, आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइएगा कि आपके कितने नंबर आए 10 में से। ठीक है, 10 प्रश्न हम आपको कराएंगे, जितने भी प्रश्न आपके सही निकल रहे हैं उनको आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तैयारी तो आपकी पहले से ही होगी फूड प्रोसेसिंग की यूनिट 7 की, तो आप कितनी तैयारी है आपकी वही चेक करने के लिए हम ये डेली प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं। हर एक यूनिट का प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर के आते हैं, आपकी तैयारी को परखने के लिए। आप अपनी तैयारी को परखिए, अपनी कमियों को समझिए, उन कमियों को सही कीजिए और एग्जाम में फाइनल सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, देखते हैं प्रश्न नंबर 6, यदि आलू को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर संग्रहित किया जाए तो क्या होगा? यानी कि एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि आलू को अगर हम उबाल दें या फिर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से अधिक पर कहीं रख दें तो क्या होगा? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं।
ऑप्शन है स्टार्च में वृद्धि होगी, ऑप्शन बी है ग्लूकोज में वृद्धि होगी, ऑप्शन सी है ग्लूकोज और स्टार्च दोनों में वृद्धि होगी, या फिर ऑप्शन डी है कोई परिवर्तन नहीं आएगा। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि उसके स्टार्च में वृद्धि हो जाएगी। अब जैसा कि आप जानते हैं आलू में क्या पाया जाता है, तो आलू में स्टार्च पाया जाता है। अब अगर उसे 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर हम कहीं रख देते हैं, कहीं प्रिजर्व करके रख देते हैं, या फिर कहीं धूप में रख देते हैं, या फिर उबाल देते हैं, तो क्या होता है, तो जो उसमें स्टार्च होता है ना, उस स्टार्च में वृद्धि हो जाती है, तभी तो आलू उबल जाती है। उबलने के बाद उसका थोड़ा सा आकार बड़ा हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके स्टार्च में जो है वो वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो यही आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। यदि आलू को 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर या फिर इससे अधिक में रख देंगे या धूप में खुला छोड़ देंगे तो उसके स्टार्च में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। इनमें से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि असत्य कथन आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है भारतीय बासमती चावल को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। ऑप्शन बी है शराब उद्योग भारत में विशेष रूप से महाराष्ट्र में समर्थन प्राप्त करता है। ऑप्शन सी है भारत का डेयरी उद्योग सबसे बड़ा है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर डी, यानी कि सभी कथन जो हैं वो बिल्कुल सत्य हैं। कौन कौन से कथन, आइए आपको एक बार फिर से रिपीट करा देते हैं। देखिए, भारतीय बासमती चावल जो है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो भारतीय बासमती चावल को जो है अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली हुई है। शराब उद्योग भारत में विशेष रूप से महाराष्ट्र में समर्थन प्राप्त करता है। तो जैसा कि आपको पता है अंगूर की खेती सबसे ज़्यादा नासिक में होती है, और नासिक कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में आता है। तो सीधी सी बात है, शराब सबसे ज़्यादा कहाँ बनेगी, नासिक में बनेगी। ठीक है, तो नासिक महाराष्ट्र में आता है, तो इसलिए महाराष्ट्र में शराब का जो उत्पादन होता है या फिर शराब का जो समर्थन है वो सबसे अधिक होता है। और गोवा में जाएंगे तो आप शराब आपको इसी वजह से बहुत सस्ती मिलती है। ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र से लगा हुआ है। ठीक है, बाकी भारत का डेयरी उद्योग तो आपको पता ही है, दुग्ध उत्पादन में भारत सबसे आगे है, और इस वजह से भारत का डेयरी उद्योग विश्व में सबसे आगे है। तो सभी कथन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक कथन आपसे बन सकता है, यहाँ पर एक और प्रश्न बन सकता है कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत में कहाँ पर स्थित है। सही आंसर होगा करनाल हरियाणा में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। ये आप याद रखिएगा, स्टैटिक का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। चलिए प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। देखिए, खाद्य प्रसंस्करण में आपूर्ति श्रृंखला के कितने चरण होते हैं। अब ये चरण अगर आप समझ लेंगे तो लगभग कुल मिलाकर के पूरी फूड प्रोसेसिंग ही आपके समझ में आ जाएगी। ऑप्शन ए 5 होते हैं, ऑप्शन बी 6 चरण होते हैं, ऑप्शन सी है 7, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 4। तो कितने चरण होते हैं फूड प्रोसेसिंग में आपूर्ति श्रृंखला के। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आंसर। सही आंसर बी, यानी कि कुल मिलाकर के 6 चरण में आपूर्ति होती है खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत। कौन कौन से चरण है, आइए आपको बताते हैं। देखिए, तो 6 चरण की बात होगी। देखिए, नंबर 1, तो नंबर 1 है निवेश, नंबर 2 है उत्पादन, नंबर सी है भंडारण, नंबर 4 है प्राथमिक संस्करण, नंबर 5 है द्वितीयक प्रसंस्करण, नंबर 6 है तृतीयक प्रसंस्करण या फिर खुदरा बिक्री। अब हम आपको पूरी सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं। देखिए, मान लीजिए आपने जो है निवेश किया किसमें, आप गेहूं उत्पादित कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको निवेश करना पड़ेगा, यानी कि आपको कुछ पैसा लगा करके गेहूं के बीज लेकर के आने पड़ेंगे। ठीक है, फिर उन बीजों को आप बो देंगे अपने खेत में, फिर उससे क्या होगा, नंबर 2 यानी कि उत्पादन होगा, उससे फिर गेहूं के मतलब की फसल आ जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, उसको वहां से फसल को काट करके बोरे वोरे में भर करके रख देंगे, तो आपने क्या किया, भंडारण कर लिया, यानी नंबर 3 वाली प्रोसेस भी हो गई। उसके बाद आप क्या करेंगे, नंबर 4 प्राथमिक प्रसंस्करण, यानी कि आप उसकी सफाई करेंगे, सफाई छटनी बटनी ये सब करेंगे, तो ये आपका प्राथमिक प्रसंस्करण में आ जाता है। द्वितीयक प्रसंस्करण में क्या करते हैं आप, द्वितीयक प्रसंस्करण में आप उसको लेकर के जाते हैं चक्की वाले के पास में और उसको पिसा देते हैं, आटा बना देते हैं। ठीक है, अब आपने उसका आटा बना दिया। अब नंबर 6 होता है तृतीयक प्रसंस्करण या फिर खुदरा बिक्री, यानी कि अब आप उस आटे से आपने बिस्किट बनाए और उस बिस्किट को पैकेजिंग वगैरह करके आपने क्या किया, खुदरा मूल्य वाले यानी किसी दुकानदार को जाकर के बेच दिया। तो ये लास्ट क्या होता है, तृतीयक प्रसंस्करण होता है या फिर खुदरा बिक्री होती है। तो चीज़ें समझ में आ गई, ये आपूर्ति किस तरह से होती है खाद्य प्रसंस्करण में, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। 6 स्टेप में यहाँ पर आपूर्ति होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लीजिए हम फल ले लेते हैं, सब्जी ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए फल की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें तो होंगी, आप निवेश करेंगे, निवेश के बाद में आप क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे, फिर भंडारण करेंगे। उसके बाद प्राथमिक प्रसंस्करण की बात कर लेते हैं। तो प्राथमिक प्रसंस्करण में क्या है, उसकी सफाई करते हैं और उसके बाद छटनी करते हैं, उसकी कौन सा सही है कौन सा खराब है फल, उसको निकाल करके अलग कर देते हैं। द्वितीयक में क्या करते हैं, उसके स्लाइस गुच्छे या फिर पेस्ट बना लेते हैं। उसके बाद में क्या, तृतीयक में आप क्या करते हैं, उस पेस्ट का फिर आप केचप बना लेते हैं या फिर जैम बना लेते हैं, जूस बना लेते हैं। और इन तीनों चीज़ों को केचप जैम या जूस को जाकर के खुदरा बिक्री जो भी आपका दुकानदार होता है उसको आप बेच देते हैं। ठीक है, तो आपके समझ में आ गई, 6 मुख्य रूप से प्रक्रिया होती है फूड प्रोसेसिंग में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है। बड़ा सरल सा प्रश्न है, सरल प्रश्न भी आते हैं, ऐसा नहीं कि सब कठिन ही प्रश्न आएंगे। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है जड़ से, ऑप्शन बी है छाल से, ऑप्शन सी है कली से, या फिर ऑप्शन नंबर डी है फल से। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि कली से लौंग प्राप्त होती है। अब लौंग का यूज कहाँ पर होता है वो भी आपको बता देते हैं। देखिए,
लौंग पौधे के पुष्प की कली से प्राप्त होती है। यह एक तरह का मसाला होता है जिसका उपयोग मांस को प्रसंस्कृत करके रखने में किया जाता है। देखिए, अगर आप लौंग को पीस करके मांस के ऊपर डाल देंगे तो मांस काफ़ी दिनों तक प्रसंस्कृत करके आप रख सकते हैं, मांस खराब नहीं होगा। ठीक है, और इसीलिए तो अंग्रेज यहाँ पर आए थे, मसालों के चक्कर में तो अंग्रेज यहाँ पर आए थे, फिर बाद में अपने भारत को मतलब गुलाम बना लिया था। ठीक है, तो ये लौंग इस तरह से यूज में की जाती है और पुष्प कली से प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 भी आपका कथन वाला प्रश्न है। तो कथन एक क्या कह रहा है, एक से अधिक फलों के गूदे का उपयोग करके जैम नहीं बनाया जा सकता है। जो जैम बनता है ना, जैम आप ब्रेड में लगा कर खाते हैं, उसी के बारे में बात की जा रही है कि एक से अधिक फलों के गूदे का उपयोग करके जैम नहीं बनाया जा सकता है। कथन नंबर 2 है, एसिड की मात्रा कम पके फलों की अपेक्षा अधिक पके फलों में ज़्यादा होती है। तो चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए है एक सही है 2 गलत। ऑप्शन बी है 1 और 2 दोनों गलत हैं। ऑप्शन सी है 2 सही है परंतु 1 गलत है। और ऑप्शन नंबर डी है 1 और 2 दोनों सही हैं। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि 1 और 2 दोनों गलत हैं। सर ये गलत क्यों है, तो चलिए आपको बता देते हैं कि आखिर क्यों गलत हैं। देखिए, तो एक से अधिक फलों का उपयोग करके आप जैम बना सकते हैं। ठीक है, आपने देखा भी होगा कि मिक्स्ड फ्रूट जैम आता है, यानी कि इसमें बहुत सारे फलों का जो है गूदा मिला करके जैम बनाया जाता है। ठीक है, किसान जैम आता है, आपने देखा भी होगा। ठीक है, अब एसिड की मात्रा की बात कर लेते हैं। जैसे आप आम को अपने दिमाग में रखिए, आम को। ठीक है, आम जो होता है जब वो कच्चा होता है तो बहुत अधिक खट्टा होता है। ठीक है, तो जो कच्चा फल होता है उसमें ज़्यादा एसिड होता है एज कम्पेयर टू पके फलों में। और ऊपर क्या कहा गया कि पके फलों में ज़्यादा एसिड होता है। तो इस तरह से दोनों के दोनों कथन यहाँ पर गलत हो गए। ठीक है, तो कम पके फल जो होते हैं वो अधिक खट्टे लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ऐसे आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कच्चा आम आप लेंगे दिमाग में अपने, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि कच्चा आम जो है तो कच्चे आम खट्टा लगता है, इसका मतलब कच्चे आम में एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है और पके आम में एसिड की मात्रा कम होती है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों कथन बिल्कुल असत्य हैं। चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं दिन में 12:30 बजे और सुबह 7:30 बजे हम आपके लिए यूनिट 8 की जो वीडियो है, यानी कि आपका करंट अफेयर की जो वीडियो है वो हम लेकर के आते हैं। उसमें हम आपको स्टैटिक जीके भी कराते हैं, एमपी के प्रश्न भी कराते हैं, स्पोर्ट्स जीके के भी प्रश्न कराते हैं। जो भी आपका यूनिट 8 के अंतर्गत पूछा जाता है वो सब जो है सुबह 7:30 बजे वाली वीडियो 360 डिग्री करंट अफेयर के नाम से जो वीडियो आती है उसमें हम क्लियर कराते हैं। ठीक है, एनिमेशन और फोटो के माध्यम से आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं, तो चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। आज सुबह भी हमने वो वीडियो अपलोड की है, आपको जाकर के वो वीडियो जरूर देखना है। यूनिट 8 आपका साथ ही साथ में क्लियर होता चलेगा। ठीक है, समय अब नहीं बचा है, तो अब आप जितना अधिक हो सके सारा रिवीजन कीजिए, सारी प्रैक्टिस कीजिए। और हमारे चैनल के अंदर विजिट करके आप देखेंगे तो यूनिट 9, यूनिट 8, यूनिट 10 सबकी प्रैक्टिस सेट, सबकी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जल्द ही मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।